नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। रमज़ानुल मुबारक में हरमैन शरीफन में 122 मिलियन से ज़ायद की आमद। 1 करोड़ 65 लाख अफराद ने अदा किया उम्रा। हुकूमत ने वक्फ़ तरमीम बिल पार्लियामेंट में किया पेश और कहा नया कानून गरीब मुसलमानों की तकदीर बदल देगा। पीएम मोदी 42% तहफ़्फ़ुज़ात दें या कुर्सी छोड़ दें। रेवंत रेड्डी का दिल्ली के जंतर मंतर में बीसी एहतजाजी इजलास से खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने LRS रियायती फ़ीस की अदायगी की आखिरी तारीख बढ़ा दी 30 अप्रैल तक। हुकूमत ने आइन पर हमला करते हुए वक्फ़ बिल किया पेश। अपोजिशन की लोकसभा में बहस। वक्फ़ जगहों पर गैर मुस्लिमों का कब्जा नहीं होगा, बदउनवानी रोकने का अज़्म। लोकसभा में अमित शाह का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। रमज़ानुल मुबारक में हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन की रिकॉर्ड तादाद देखी गई। जनरल अथॉरिटी के मुताबिक मजमूई तौर पर 122 मिलियन से ज़ायद अफराद ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दी। इनमें 1 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा अफराद ने उम्रा अदा किया, जबकि मक्का मुकर्रमा में नमाज के लिए 7 करोड़ 55 लाख और मदीना मुनव्वरा में 3 करोड़ से ज़ायद ज़ायरीन पहुँचे। अथॉरिटी के मुताबिक जदीद रीडर सेंसर टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़ायरीन की हकीकी तादाद रिकॉर्ड की गई। ये आदद व शुमार हरमैन में ज़ायरीन के बढ़ते हुए रुझान और इबादत गुज़ारों की सहूलत के लिए किए गए इक़दामात की अक्कासी करते हैं। हुकूमत ने लोकसभा में मुखालिफत के बावजूद वक्फ़ तरमीम बिल और मुस्लिम वक्फ़ मनसूख़ी बिल पेश किया। वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि ये बिल वक्फ़ जायदादों के बेहतर इंतज़ाम के लिए है, ना कि मजहबी मुकाम को हड़पने के लिए। उन्होंने वजाहत की है कि इससे गरीब मुसलमानों और ख़वातीन की हालत बेहतर होगी। अपोजिशन ने एतराज़ात किए, लेकिन हुकूमत ने वाज़ेह किया कि यह बिल वसी मुशावरत के बाद पेश किया गया है और किसी उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि JPC ने बिल पर गौर के बाद तरामीम की और काबीना की मंजूरी के बाद इसे पार्लियामेंट में पेश किया गया। किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ़ जायदादों का गलत इस्तेमाल रोकने और शफाफियत लाने के लिए इस्लाहात ज़रूरी है। उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अगर वक्फ़ इमलाक का दुरुस्त इस्तेमाल होता तो मुसलमानों की मुआशी हालत बेहतर हो सकती थी। हुकूमत का कहना है कि वक्फ़ इमलाक को गरीब मुसलमानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और किसी किस्म के गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। श्री किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Musliman Waqf Repeal Bill 2024. जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो JPC के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज़्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में,
कम्युनिटी लीडर्स है, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीसी पौरों गरजना एहतजाजी इजलास से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी को चैलेंज किया कि वो पसमानदा तबक़ात बीसी को 42% तहफ़्फ़ुज़ात दें या अपनी कुर्सी छोड़ दें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए गए तो तहरीक पूरे मुल्क में आग की तरह फैल जाएगी। उन्होंने कहा हम दिल्ली नुमाइंदगी के लिए आए हैं, अब मोदी को हमारी गली आना होगा। उन्होंने कहा अगर तेलंगाना में बीसीस को 42% तहफ़्फ़ुज़ात मिले तो हम 10 लाख अफराद के साथ पीएम मोदी की गुलपोशी करेंगे। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी लीडर बंडी संजय के बयान पर तबसरा करते हुए कहा हमें आपकी जान की ज़रूरत नहीं है, हमें 42% तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत है। బీసీల మేలు కోసమే ఉన్నామంటారు, బీసీల కోసం ప్రాణాలు ఇస్తామంటాడు మా బండి సంజయ్ సోదరు। మా ప్రాణాలు వస్తాయా? 42% రిజర్వేషన్ అడిగింది, మాకు మీ ప్రాణాలు వద్దు, మీ ప్రాణాలు మేమేం చేసుకుంటాము? 100 ఏళ్ళు నువ్వు మీ మోడీ సుభిక్షంగా ఉండండి, మాకు అభ్యంతరం లేదు। మాకు కావాల్సిందల్లా 42% రిజర్వేషన్ మా బలహీన వర్గాలు, అది కూడా మా రాష్ట్రంలోనే మేము చేసుకుంటాం అంటున్నాం। మేము గుజరాత్లో చేస్తామంటలేం, మేము ఉత్తరప్రదేశ్లో చేస్తామంటలేం। ఇవాళ అందుకే మోడీ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, నువ్వు తెలంగాణలో మాకు అనుమతి ఇవ్వకపోతే ఇది దేశమంతా కారు చిచ్చులా వ్యాపిస్తుంది। మీరు అనుకుంటున్నారేమో గుజరాత్లో అంచి వేస్తామని, ఇది నిప్పు రగులుతుంది, దేశం మొత్తం వ్యాపిస్తుంది, దేశ నలుమూలల జాగృతం చేస్తాం। మా పెద్దలు హనుమంతనే చెప్పినట్టు దేశంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలను అన్ని సంఘాలను కూడగట్టాం। మీరు ఎట్లా ఢిల్లీలో గద్దె మీద ఉంటారో మేము కూడా చూస్తాం। ఆయనలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వని కుటుంబాన్ని తండ్రి కొడుకుల ఉద్యోగం ఊడగొట్టి ఇవాళ వేలాది ఉద్యోగాలు తెలంగాణలో ఇచ్చినాం। బలహీన వర్గాల రిజర్వేషన్లు మీరు ఇవ్వకపోతే మీరు మా డిమాండ్కు దిగన్న రావాలి, లేకపోతే మీరు దిగన్న పోవాలి। మోడీ గారు మీకు తప్పదని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను। మీరు ఎక్కువ కాలం బీసీ ముసుగులో మీరు ప్రభుత్వాన్ని ఏలలేరు, మీరు గద్దె మీద కూర్చోలేరు। అందుకే మిత్రులారా, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दहानी कराई कि किसी भी गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की जायदाद में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने वक्फ बोर्ड अहदेदारों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जायदादों को 100 साल के लीज़ पर दे रहे हैं, ज़मीनों को गैरकानूनी तौर पर फ़रोख्त कर रहे हैं और अक़लियतों की फ़लाह बहबूद के फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड को मुजरिमों को पकड़ कर बाहर निकालना चाहिए ताकि कम्युनिटी के असास से महफूज रहें। उन्होंने अपोजिशन के मौक़िफ़ को इंतशार फैलाने वाला करार दिया। लगभग देश तोड़ दोगे, आप लोग तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक़्फ़ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक़्फ़ बोर्ड है और वक़्फ़ परिषद है, उसका काम क्या है? वक़्फ़ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक़्फ़ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक़्फ़ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। और मरकज़ी हुकूमत ने लोकसभा में वक्फ तरमीम बिल पेश किया, जिस पर अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि मुख्तलिफ तबक़ात की राय ली गई है। उन्होंने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बिल के नुकात को तोड़ मरोड़ कर आवाम को गुमराह कर रही है और कहा कि अगर ये बिल ना लाया जाता तो पार्लियामेंट की ज़मीन को भी वक्फ जायदाद कहा जा सकता था। किरण रिजिजू ने 1954 के वक्फ क़ानून का हवाला देते हुए कहा कि उस वक्त किसी ने इसे गैर जमहूरी नहीं कहा था। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें इस बिल की मुखालिफत कर रही है और इसे मुतनाज़ा करार दे रही है।
2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। अपोजिशन ने लोकसभा में पेश किए गए वक्फ तरमीम बिल को आइन पर हमला करार दिया और हुकूमत पर समाज में तकसीम पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि हुकूमत बिल के ज़रिए अक़लियतों के हुकूक़ महदूद कर रही है और वक्फ बोर्ड को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि ये बिल वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। बीजेपी का कहना था कि अगर वक्फ अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं तो हुकूमत को मुदाखलत का हक़ हासिल है, जबकि अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने रियासतों के अख्तियारात को कमज़ोर कर दिए हैं। 3 तलाक़ और आर्टिकल 370 का हवाला देते हुए बीजेपी ने कहा कि ये बिल भी इस्लाहात का हिस्सा है, लेकिन अपोजिशन ने इसे अक़लियतों के ख़िलाफ़ साजिश करार दिया। श्री गौरव गोगोई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जब आदरणीय मंत्री महोदय बोल रहे थे, आपने विपक्ष से किसी को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर नहीं दिया। मंत्री महोदय बिना किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बिना उन्होंने अपनी बात रखी। वही संरक्षण आप मुझे दे, मैं वही अपेक्षा करता हूं। मंत्री महोदय ने अपनी पूरी बात रखी, आपने उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए, उन्होंने हाउस को मिसलीड किया, आपने सुना। वही संरक्षण। एक बात है गौरव जी, आप हमेशा सदन पर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने फिर कहा आपको, इस सदन में, प्लीज बैठिए, इस सदन में संसदीय व्यवस्था के अनुसार सबको समय आवंटित होता है। आवंटित दल का माननीय सदस्य अपनी बात रख सकता है। जब मैंने व्यवस्था दे दी कि कोई माननीय सदस्य बोलेगा, उसके बीच में आज शून्यकाल पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा। माननीय गौरव गोगोई अध्यक्ष, देखिए शुरू हो गया सर। आप दे रहे अनुमति, आप अनुमति दे रहे हैं सर। आपने हमें अनुमति दी, आपने अनुमति दी हमें। एक मिनट बैठिए। हमारे अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले सदन में मैं अयोध्या राम मंदिर पर अपने पार्टी का मैंने अपना व्यू, अपने पक्ष रखा, और आज वक्फ संशोधन 2025 पर अपनी दल का और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा। और अयोध्या राम मंदिर में भी और आज के वक्फ के संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शक है, वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो कहता है कि हमारा भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और साथ साथ में ये कहता है कि व्यक्ति की गरिमा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना के पसमानदा तबकात BC की तंजीमों के एहतजाजी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुकामी इदारों, तालीम और रोज़गार में पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक जायज़ मुतालबा है और हमारे आइन की दफ़ा 15 और 16 के तहत कमज़ोर और महरूम तलबा को इंसाफ फराहम करने की इजाज़त देता है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करें, क्योंकि ये एक जायज़ हक़ है और आइन के तहत मुमकिन है। रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में बैकवर्ड कास्ट को मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये डिमांड जेन्युइन है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो सबसे कमज़ोर हैं, जो वीक हैं, उनसे इंसाफ करें। आर्टिकल 14 में भारत का संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वालिटी की बात जब होती है तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। तो हम इस बात का डिमांड करते हैं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से, कि इस 42% को 9 शेड्यूल में शामिल किया जाए और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी बहैसियते वजीर आजम, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि उनका ताल्लुक बैकवर्ड क्लासेस से है। तो हम उनसे ये डिमांड करते हैं कि वो अपनी इस मोहब्बत को दिखाएं, भारत के पार्लियामेंट में एक बिल को लाएं और 50% रिजर्वेशन के कैप को ब्रेक करें, उस सीलिंग को ब्रेक करके इस मुल्क की 80% आबादी से वो इंसाफ करें। ये हरगिज ऐसा नहीं हो सकता कि 80% आबादी सिर्फ 38% या 40% में रिजर्वेशन मिले और जिसकी आबादी 10% है उनको 20% रिजर्वेशन कैसे दिया जा सकता है। तो मैं अपनी पार्टी की जानिब से इस डिमांड का पूरा सपोर्ट करता हूं और आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि कैटेगरी B, C और E में भी कई ऐसे मुसलमानों के बैकवर्ड क्लासेस भी हैं जिनको भी इससे फायदा पहुंचेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आपने मुझे आने का मौका दिया, हम इसकी तारीफ करते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम LRS के तहत रियायती फ़ीस की अदायगी की आखिरी तारीख में तोसी कर दी है। अब ये रियायत अप्रैल के आखिरी तक दस्तियाब रहेगी। हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल से ज़ेर इल्तिवा प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए LRS फ़ीस पर 25% रियायत के साथ 31 मार्च तक अदायगी की इजाज़त दी थी। ताहम आवाम की कमज़ोर रद्दअमल के बाद हुकूमत ने इसकी मुद्दत को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है। इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन की सहूलत देने के बावजूद तवक्को के मुताबिक दरख्वास्तों की तादाद कम रही, जिसकी वजह से हुकूमत ने इस मुद्दत में तोसी का फ़ैसला किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रियायत से फ़ायदा उठा सकें। समाजवादी पार्टी के सदर व रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने BJP पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि BJP अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार ऐसे बिल लाती है। हमने संभल में देखा कि इंतज़ामिया क्या कर रही थी। अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए BJP वक्फ बिल जैसे कवानीन का सहारा ले रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह बिल सिर्फ अवाम की तवज्जो हटाने के लिए लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बार बार इसी तरह के बिल लाती है और देश में, प्रदेश में इसी तरह की चर्चा को छेड़ते हैं। आपने पूरे देश ने देखा है संभल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स क्या कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो अधिकारी गणों का रोल क्या था। पुलिस खुद वोट डाल रही थी। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कोई सोच सकता है कि एक IAS अधिकारी पे ये आरोप लगे कि आपके बैठे हुए कुछ पैसे का लेन देन हुआ है, करप्शन के चार्जेस लगे। 50 करोड़ रुपए आपने टीवी में, विजुअल में, खबरों में देखे हैं और उत्तराखंड में भी पैसे पकड़े गए। गंगा सफाई नहीं हुई, यमुना साफ नहीं हुई, मेडिकल कॉलेजेस की हालत क्या है। इन सब नाकामियों को छिपाने के लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करती है, बिल लाती है। नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल है। नाकामी का पर्दा।
हलक़े नामपल्ली के विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न के कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम ने जीएचएमसी और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ ज़ेबा बाग और ताजनगर में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर डॉक्टर कासिम के हमरा विजयनगर कॉलोनी से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मुतहर्रिक कायदीन भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदी नवैसी साहब के इंस्ट्रक्शंस पर और एमएलए नामपल्ली जनाब माजिद हुसैन साहब के गाइडेंस पर मैं डॉक्टर कासिम कॉरपोरेटर विजयनगर, मेरे साथ इब्तदाई सदर ज़ेबा बाग वहाब साहब, अशरफ साहब, इब्तदाई सदर ताजनगर ज़ीशान साहब और तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक्टिव वर्कर्स और अहलियान मोहल्ला मेरे साथ एक दौरा किया। हमने ज़ेबा बाग में एक कंप्लेंट था वाटर पोल्यूशन का, तो उसके लिए डीजीएम वाटर वर्क्स और वहाँ के कंसर्न मैनेजर को बुलाकर वहाँ पर इंस्पेक्शन किया और वहाँ पर एक कैमरे के ज़रिए इंशाल्लाह जहाँ भी वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई कराने के इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं डीजीएम साहब ने। और वहाँ से निकलकर हमने एक ज़ेबा बाग में और एक कंप्लेंट थी वहाँ पर अटेंड किया और वहाँ से ताजनगर में एक जो है बॉक्स ड्रेन का काम जो चल रहा था, एक छोटा सा मिस हो गया था स्लैब वर्क, तो वो वाटर लेवल्स नहीं मिल रहे थे। उसके लिए यहाँ के कंसर्न जीएचएमसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का और डीजीएम वाटर वर्क्स, कंसर्न मैनेजर, प्रोजेक्ट सीवरेज डिपार्टमेंट के डीजीएम, तमाम लोगों ने आकर उसके लेवल्स चेक कर उसका एक डिसीजन लिया है और इंशाल्लाह वो भी स्लैब का जो मेस्को स्कूल के सामने जो पेंडिंग है वो भी इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर वो भी मुकम्मल हो जाएगा। और यहाँ पर एक नए रोड का एस्टिमेशन भी लेना था, वो भी ले लिया गया है। तो इंशाल्लाह जो एमएलसी कोड इलेक्शन कोड चल रहा है उसके बाद तमाम काम नए कामों का भी आगाज़ होगा। मैं तमाम जो है मेरे सदर मुतमदीन और जमात के एक्टिव वर्कर्स का शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने इस दौरे में मेरा साथ दिया और पूरा दौरा मुकम्मल करे है और इंशाल्लाह यहाँ से अपने दौरे कंटिन्यू रहेंगे और जो भी पेंडिंग वर्क्स है इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएंगे बहुत जल्द। शुक्रिया। ज़हीराबाद में कांग्रेस पार्टी की जानिब से संविधान बचाओ देश बचाओ रैली निकाली गई जो आईबी गेस्ट हाउस से शुरू होकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर पहुंची, जहां डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। रैली के दौरान अमित शाह मुर्दाबाद और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये रैली बस स्टैंड से गुजरते हुए पस्तापुर चौराहे पर अख्ताम पजीर हुई, जिसमें कांग्रेस के कायदीन व कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़हीराबाद कांग्रेस इंचार्ज डॉक्टर चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी लीडरान दस्तूर में तरमीम की कोशिश कर रहे हैं जो काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का कानून सबको मसावी हुकूक फराहम करता है और इसके ख़िलाफ़ बोलने वालों को जेल में डालना चाहिए। इस मौके पर निर्मला जग्गा रेड्डी, धना लक्ष्मी, अस्मा और मोहम्मद ख्वाजा मियाँ के अलावा मोहम्मद अयूब व दीगर भी मौजूद थे। రాహుల్ గాంధీ గారు నిర్ణయించిన యొక్క జై బాబు జై భీమ్ జై ఉన్నోటి ఛానల్ కాదు వచ్చే ఛానల్ పెట్టుకుంటున్నారా 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్రానంతరం డీడీకి జరగడం ఈరోజు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకు ఈరోజు గుర్తొచ్చింది. ఆయన అమిత్ షా ఏ రకంగా ఈరోజు హోంమంత్రి అయినదనే జ్ఞానం కూడా లేకుండా ఈరోజు రాజ్యాంగం అవసరం లేదు, అంబేద్కర్ గారిని పూజించాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి పార్లమెంట్లో చెప్పిన పరిస్థితిలో ఈరోజు భారతదేశం అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు, అన్ని కులాల వారు, అన్ని మతాల వారు ఈరోజు అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం ప్రకారం అందరికీ సమాన హక్కులు వచ్చిన తరుణంలో ఆ విధంగా కామెంట్ చేసిన అమిత్ షాను వెంటనే బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పేసి మేమందరం కూడా భారతదేశం అంతా కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్న పరిస్థితులు. దాంట్లో భాగంగానే ఇంకా కూడా గ్రామాన ఈరోజు రాజ్యాంగం గురించి, అంబేద్కర్ చేసిన కార్యక్రమాల గురించి, అంబేద్కర్ ఇచ్చిన హక్కుల గురించి ప్రజలకందరికీ కూడా తెలపాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ పాదయాత్ర నిర్వహిస్తున్న తరుణంలో అందరూ కూడా అమ్మగారు DCC అధ్యక్షులు,
నిర్మలమ్మ గారు, అదేవిధంగా మనకు ఇన్ఛార్జిగా వచ్చిన ధనలక్ష్మి గారు, మిగతా ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున అన్ని మండలాల నుండి మండలాధ్యక్షులు కార్యకర్తలందరూ కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఉత్సాహంతో తప్పకుండా మేము అంబేద్కర్ గారిని పూజిస్తాం, అంబేద్కర్ గారిని రక్షిస్తాం, అదేవిధంగా సంవిధానం రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకుంటామని చెప్పేసి పెద్ద లెవెల్లో వచ్చినాం. జహీరాబాద్లో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈరోజు జహీరాబాద్లో సంవిధానం యొక్క రాజ్యాంగం యొక్క బుక్కు పెద్ద లెవెల్లో ఈరోజు ప్రచారం చేసే విధంగా మేము ఆ రకంగా ఈరోజు ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ దాన్ని గౌరవించే విధంగా పూలదండలు వేసి ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలిసే విధంగా ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న తరుణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్లకు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీకు ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు, అదేవిధంగా సంవిధానం రక్షించాలని ముందుకు వచ్చిన నా వాళ్ళకందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। रमज़ान मुबारक में हरमैन शरीफन में 122 मिलियन से जायद की आमद, 1,65,00,000 अफराद ने अदा किया उम्रा। हुकूमत ने वक्फ तरमीम बिल पार्लियामेंट में किया पेश और कहा नया कानून गरीब मुसलमानों की तकदीर बदल देगा। पीएम मोदी 42% तहफ़्फ़ुज़ात दें या कुर्सी छोड़ दें। रेवंत रेड्डी का दिल्ली के जंतर मंतर में बीसी एहतजाजी इजलास से खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने एलआरएस रियायती फ़ीस की अदायगी की आखिरी तारीख बढ़ा दी 30 अप्रैल तक। हुकूमत ने आइन पर हमला करते हुए वक्फ बिल किया पेश, अपोजिशन की लोकसभा में बहस। वक्फ जायज़ों पर गैर मुस्लिमों का कब्जा नहीं होगा, बदउनवानी रोकने का अज़्म, लोकसभा में अमित शाह का बयान। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।